जिस जाति के नाम पर आप वोट देते आए हो, वही जाति आपके घर के दरवाजे पर आंकड़ा बनकर पहुंचने वाली है। जाति क्या है, उपजाति क्या है, परिवार में कितने लोग हैं और आपकी सामाजिक स्थिति क्या है, क्योंकि देश में जातिगत जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कहा जा रहा है कि घर घर जाकर करीब 40 सवाल पूछे जाएंगे और पहली बार जाति के साथ उपजाति का डेटा भी दर्ज किया जाएगा। अब सवाल ये नहीं है कि जातिगत आंकड़े आएंगे या नहीं, बड़ा सवाल है कि इन आंकड़ों का इस्तेमाल कौन करेगा और किस राजनीति के लिए करेगा, क्योंकि भारत में सिर्फ जाति सामाजिक पहचान नहीं रही, ये अब चुनावी गणित भी बन चुकी है। और राजस्थान में अभी पंचायत और निकाय चुनावों से ठीक पहले आरक्षण को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उन्होंने इस बहस को और बड़ा कर दिया है। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि राजस्थान में ओबीसी की आबादी के हिसाब से उसे पर्याप्त आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ कांग्रेस से भी एक सवाल पूछना जरूरी है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब क्या ओबीसी को 21% आरक्षण मिला था? अगर नहीं मिला तो आज सिर्फ आंकड़े दिखाकर राजनीति करने का नैतिक आधार कितना मजबूत है। और अब दूसरी तरफ बीजेपी सरकार के आंकड़े देखिए, कुल मिलाकर एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण पिछली व्यवस्था की तुलना में बढ़ा है, लेकिन बदलाव सबसे ज्यादा एससी के हिस्से में दिखाई दिया। निकायों पर एससी आरक्षण बढ़ा जबकि ओबीसी का हिस्सा घटा है और जिला प्रमुखों के आरक्षण में भी ओबीसी के मुकाबले एससी, एसटी का हिस्सा ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या ओबीसी की आबादी वास्तव में कम हुई है? पहले राजस्थान में ओबीसी की आबादी करीब 52% थी। अब ओबीसी आयोग के आंकड़ों में ये करीब 43% बताई जा रही है। तो आखिर सही आंकड़ा कौन सा है? और अगर ओबीसी का आंकड़ा घटा है तो उसी आधार पर एससी का हिस्सा कैसे बढ़ गया? यही वो सवाल है जिसका जवाब सरकार को आंकड़ों के साथ देना होगा, क्योंकि आरक्षण सिर्फ प्रतिशत का खेल नहीं है। आरक्षण का सीधा मतलब है कि किस समुदाय को सत्ता और प्रतिनिधित्व में कितना हिस्सा मिलेगा। और यही वजह है कि पंचायत और निकाय चुनावों से पहले आरक्षण का हर प्रतिशत राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज और समझना जरूरी है, स्थानीय चुनावों में सिर्फ पार्टी का चुनाव चिन्ह काम नहीं करता। यहाँ जाति, गांव, स्थानीय नेता और व्यक्तिगत नेटवर्क भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर किसी पार्टी के पास नया जातिगत डेटा आता है तो उसके आधार पर टिकट वितरण से लेकर आरक्षण और स्थानीय नेतृत्व तक की पूरी रणनीति बदल सकती है। यानी आने वाले चुनाव में सिर्फ बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं हो सकते, ये चुनाव एक तरह से नई सोशल इंजीनियरिंग का टेस्ट भी हो सकते हैं। और इसी बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार लगातार अलग अलग सामाजिक समूहों तक पहुंच बनाने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। इसका एक उदाहरण घुमंतु और अर्धघुमंतु परिवारों को घर देने की पहल है। जिन परिवारों ने दशकों तक अस्थायी झोपड़ियों में जिंदगियां बिता दी, उन्हें फ्लैट की चाबियां सौंपना निश्चित रूप से एक सकारात्मक कदम है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक समारोह बनकर रह जाएगा या राजस्थान के हर ऐसे परिवार तक वास्तव में घर पहुंचेगा? क्योंकि अगर सरकार सामाजिक न्याय की बात करती है तो उसका असर फोटो और मन से बाहर जमीन पर भी दिखना चाहिए। और पहले ऐसा देखा गया है कि कई बार वादे किए गए लेकिन वो जमीनी स्तर पर पूरे नहीं हुए। लेकिन अब आते हैं बीजेपी के अंदर की राजनीति पर। अमित शाह के अलवर कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र में स्थानीय मंत्री संजय शर्मा और प्रभारी मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का नाम नहीं होना सवाल खड़े करता है। इसके बाद कैबिनेट बैठक में किरोड़ीलाल मीणा की गैर मौजूदगी ने इन सवालों को और हवा दी है। अगर एक सरकार के मंत्री ही सरकार के कार्यक्रमों और कैबिनेट से दूरी बनाएंगे तो सवाल सिर्फ एक मंत्री का नहीं रहेगा, सवाल सरकार की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी बन जाएगा। मुख्यमंत्री को साफ करना होगा कि या तो मंत्री सरकार के साथ पूरी तरह जिम्मेदारी से काम करे या फिर सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि राजस्थान इस वक्त सिर्फ चुनाव की तैयारी नहीं कर रहा, यहाँ जातिगत आंकड़े बदल रहे हैं, आरक्षण का गणित बदल रहा है, सामाजिक समीकरण बदल रहे हैं और राजनीतिक दल इन बदलावों के हिसाब से अपनी अपनी गोटियां बैठा रहे हैं। इसलिए आने वाले पंचायत और निकाय चुनावों को सिर्फ स्थानीय चुनाव समझना शायद गलती होगी। ये चुनाव ये भी बताएंगे कि राजस्थान की राजनीति में अगली बड़ी ताकत कौन होगी, पुराना जाति गणित या नए आंकड़ों पर तैयार की गई नई सोशल इंजीनियरिंग। पर आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि जाति की गिनती शुरू हो गई है, पर देखना यह है कि गिनती सिर्फ कागज पर होगी या आने वाले चुनावों में सत्ता का गणित भी बदल देगी। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए
बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।